वेलकम बैक। ये आपका PH07 का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप इसका फर्स्ट पार्ट पहले देख लो, देन आप फिर इसका सेकंड पार्ट देखना। ओके, सो फर्स्ट पार्ट में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। इस वाले पार्ट में हम पूरा थ्योरेटिकल डेरिवेशन और फॉर्मूलेस को अच्छे समझेंगे, और इसका एक पार्ट शाम तक एक और अपलोड होगा जिसके अंदर आप सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस उसमें लिखे होंगे, कहाँ पर यूज़ करना है, कैसे करना है, सब उसमें बताया जाएगा। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, थ्योरी आपके एग्जाम में इतनी नहीं आती है, सो आपको ज़्यादा फोकस अपना रखना है आपके न्यूमेरिकल सेक्शन पे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो ये कैपेसिटर के बारे में कुछ लिखा हुआ है, आपको ये चीज़ याद रखनी है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कलेक्टर क्या होती है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, आया कैसे, इसकी डेरिवेशन ये रही, इजिकल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ओके, उसके बाद जब आगे चलोगे तो इसमें आपको दिखाई देगा कि कैपेसिटेंस किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये तो आई थिंक आपको पता होगा, बिकॉज आपने 12th में पढ़ रखा होगा। आगे चलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, एक यहाँ पे जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर सरफेस पे होते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये इसकी डेरिवेशन है प्रॉपर, तो आपका ये आता है ए एप्सिलॉन बाई डी। ये होता है दो पैरेलल प्लेट बीच का कैपेसिटर जब हमें निकालना हो तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसको निकालते हैं। ये आपको PDF व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, यहाँ पे नंबर डाल रखा है। ओके, आप इस नंबर पे मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और वहाँ पे आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं पोलराइजेशन कभी नहीं पूछा गया, लेकिन मैंने लिख दिया बिकॉज अगर इन फ्यूचर आ गया तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कैपेसिटेंस कंडक्टिंग स्लैब वाला, ये क्वेश्चन भी बड़ा आता है, इसकी डेरिवेशन भी आपको अच्छी तरह से कर लेना, ए एप्सिलॉन डी माइनस टी। और जब विदाउट स्लैब हो, विद स्लैब हो, तो ये पूरी डेरिवेशन दे रखी है, आप इसको कर लेना। ओके, उसके बाद यहाँ से ना कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, वैसे कैपेसिटर के इससे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है सीरीज और पैरेलल से, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इन फ्यूचर आ गया तो आप कर सकते हैं इसलिए। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बने ना वहाँ पे इस PDF पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जहाँ से ज़्यादा न्यूमेरिकल आ रहा है वहाँ पे लिखा हुआ है रिमेंबर। सो आप उससे अंडरस्टूड हो सकते हो, अच्छा यहाँ से न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आया तो मैं इस वाले फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस करूँ। ठीक है, और डेरिवेशन में देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको ना गॉस लॉ की डेरिवेशन पूरी आनी चाहिए। गॉस लॉ क्या होता है, ठीक है, स्फेरिकल वाली पे डेरिवेशन जो होती है गॉस लॉ की, वो आनी चाहिए आपको बाइट सेवर्ट लॉ आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको मैक्सवेल की इक्वेशन आनी चाहिए। ये तो 3 क्वेश्चन ऐसे जो ना ज़्यादातर पूछे ही गए हैं इनके डेरिवेशन के साथ, तो इनको तो अच्छे से कर लेना आप। ठीक है, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो हमें क्यू बाई होता है। ठीक है, ओम्स लॉ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम्स लॉ बोलता है V इक्वल्स टू IR, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और R इज रो L बाई A। करंट डेंसिटी क्या होता है, पता चाहिए, करंट पर एरिया। आगे बढ़ते हैं, कंडक्टिविटी का ये रिलेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, E बाई M। अच्छा, ये यहाँ पर छोटा e है फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10 की वैल्यू -19। बड़ा ई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और M आपका मास है। ओके, कंफ्यूज ना हो जाना। E इक्वल्स टू V/L, ये एक अच्छा खासा रिलेशन है। अब देखो, और उसके बाद एक्सेलरेशन कितनी होगी, E/M। ये इसकी वो दे रखी है, डेरिवेशन कैसे निकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद ये एवरेज वाला रहने दो तो, क्योंकि ज़्यादा यूज़ में नहीं है। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है ये टाउ बाई M। अब यहाँ पे टाउ है ना, ये है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। दो इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकराते हैं तो कितने टाइम में वो टकरा रहे हैं उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, वो है ये। ठीक है, उसका ये रिलेशन ना बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, I इक्वल्स टू NAVD। आपने अपने 12th में देखा होगा, यहाँ से बहुत बार इसकी डेरिवेशन भी पूछी गई है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बहुत बन रखे हैं। सो मे बी आपके BSc के एग्ज़ाम में भी आ सकता है, तो आपको रिलेशन याद होना चाहिए, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है रेजिस्टिविटी से। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना है कि टेम्परेचर में जो वेरिएशन आता है उससे वजह से रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ता है, इस तरीके से। तो उसका पूरा रीज़न लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब हम, ये तो था हमारा जितना अब हमने पढ़ा, ये सब था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड, फिर हम पढ़ेंगे दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? देखो लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा? जब मूविंग चार्ज ये सिर्फ मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस करता है, क्यू वी वी साइन थीटा। ठीक है, इसको लॉरेंट फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है बिल साइन थीटा। अभी बिल साइन थीटा कहाँ लगाते हैं और ये क्यू वी वी साइन थीटा कहाँ लगाते हैं, दोनों बता दूंगा अभी। ठीक है, अब देखो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की, जो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा वो आपका क्या फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा? ये रही आपकी बिल साइन थीटा। करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर आपको बोले करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे बिल साइन थीटा। ओके, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब ये देखो, ये यहाँ से बड़े ना, यहाँ से आपके बनते हैं रेशियो वाले क्वेश्चन। R इज इक्वल्स टू एम बी बाई क्यू वी, आपको ये याद रखना है, R इज इक्वल्स टू एम बी बाई क्यू वी। यहाँ से कभी कभी वो वाले रेशियो वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद है आपका V, ये आपकी फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी होगी टाइम पीरियड, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और ये है आपका, इसको आप छोड़ दो तो चलेगा। उसके बाद वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, E इज इक्वल्स टू ई बाई बी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं, साइक्लोट्रॉन पे बात करते हैं। अब साइक्लोट्रॉन हमने पढ़ा था 12th क्लास में, बहुत बड़ा पढ़ा था। यहाँ पे ना ज़्यादातर इसके ऊपर से आते हैं न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं आता इसका। वो आपसे वर्किंग नहीं पूछता, साइक्लोट्रॉन की वर्किंग तो नहीं पूछता, वो सिंपल पूछता भाई साइक्लोट्रॉन, न्यूमेरिकल आ जाएगा इसके ऊपर, न्यूमेरिकल आ जाएगा। साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी पता होनी चाहिए क्या होती है। ठीक है, और साइक्लोट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। ये चीज़ें आपको याद रखनी अपने माइंड में। कैसे पूरा नोट्स में दे रखा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके नोट्स को ले सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है बायट-सावर्ट लॉ। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज यहाँ से ना डायरेक्ट पूछता है, राइट, बायट-सावर्ट लॉ, उसकी एक्सप्रेशन पूछ लेगा। सो आपको ये याद होना चाहिए कि बायट-सावर्ट लॉ होता क्या है। ये पूरा उसके बारे में लिखा हुआ है, बायट-सावर्ट लॉ के बारे में, कि जो मैग्नीट्यूड होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के, और लेंथ ऑफ एलिमेंट के, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका ये बन जाता है, डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल आर बट्टा आर क्यूब। ये आर क्या है, ये आर जो है ना, ये जो आपको जो डी बी होता है परपेंडिकुलर होता है प्लेन कंटिन्यू डी एल, तो वहाँ से आएगी ये, और ये कट के आर क्यू आर स्क्वायर ही बन जाता है। देखो ये मेन फॉर्मूला होता है आपका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये साइन थीटा है यहाँ पे। ठीक है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भाई ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कितनी होगी, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगी आपकी। ये आपको सॉल्व करने के बाद ना देखो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक तो ये, अगर आपको दो एंगल दे रखे तो आप ये वाला फॉर्मूला के लिए आप ये लगाओगे, और इनफिनाइट कंडक्शन के लिए आप म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर लगाओगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूलेस, इनके डेरिवेशन तो नहीं आती लेकिन इनके फॉर्मूले आप याद रख लेना। मैग्नेटिक फील्ड किसी सर्कुलर लूप की वजह से क्या होते हैं, तो देखो इसका जो मेन फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है, अब सेंटर पूछेगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स है उसमें तो आप उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, और सेंटर पे कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन आई 4 पाई r1 इंटू 5। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया कभी सेंटर से, लेकिन यहाँ से कभी क्वेश्चन आ रखा है, तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, तो फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई 2 पाई आर। ये आपका फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है एम्पेयर का सर्किटल लॉ। एम्पेयर का सर्किटल लॉ के ना दो फॉर्म है, एक है आपकी सोलेनॉइड, एक है आपकी टोरोनॉइड। यहाँ से क्वेश्चन बना है, हर पेपर में बनता है, हर साल बनता है, सोलेनॉइड से या टोरोनॉइड से। या तो वो सोलेनॉइड के ऊपर आपको एग्जाम्पल देगा, न्यूमेरिकल देगा, या टोरोनॉइड के ऊपर आपको न्यूमेरिकल देगा। सो आपको सोलेनॉइड का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए और टोरोनॉइड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, सोलेनॉइड के लिए हम यूज करते हैं बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई। अब ये स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये आप इसको नंबर ऑफ टर्न से मत समझ लें, स्मॉल एन और कैपिटल एन में डिफरेंस होता है। कैपिटल एन होता है नंबर ऑफ टर्न, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ओके, और जो आपका टोरोनॉइड होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। और चीज़ एक और याद रखना, टोरोनॉइड के अंदर जो होती है मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। कभी वो आपको ऐसे भी लिख दे कि इनसाइड द टोरोनॉइड बताओ, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इनसाइड द टोरोनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, चाहे वो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो। ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ओके,
उसके बाद है आपका ये क्वेश्चन कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कैपेसिटर, ये भी बड़ा ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बना है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। I1 मतलब करंट ए वाली प्लेट में, करंट बी वाली प्लेट में, इनटू लेंथ, लेंथ है उन दोनों प्लेट्स की, जो लेंथ जो प्लेट है उसकी लेंथ कितनी, वो 2 पाई, और डी है उन दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसका टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद रखना है। करंट लूप में मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, और मैग्नेटिक फील्ड में टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू होता है एम इंटू बी। यहाँ पे जो आपका एम होता है ये आपका होता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है। वहाँ पे टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा होता है, वहाँ पे पी आपकी डायपोल मूवमेंट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। यहाँ पे आपकी एम होती है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ओके, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। फिर सर्कुलर करंट लूप के मैग्नेटिक डायपोल में सर्कुलर करंट लूप का हो तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। एम आपकी वही मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है, एंड एक्स क्यू वो उनके बीच का डिस्टेंस। ओके, अब मैग्नेटिक मूवमेंट में कैसे निकलूँ, किसी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की। सो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है आई इंटू ए, इतनी बात आपको याद रखनी है। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है आई इंटू ए। आप इसको आगे ले जाओगे तो देखो यहाँ पे ई वी आर अपॉन 2, ये आप जब कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी, ई वी आर बाई 2। यहाँ से भी ना कभी कभी आपका रेशियो वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। अब मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन, तो एल इज इक्वल्स टू एम वी आर होता है। म्यूअल ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला था, इसके जगह मैंने सॉल्व करा और ये ला दिया, ई एल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 2। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं ईएमआई पे। ये हमारा ईएमआई चैप्टर है। इसके अंदर ना हमें एक तो देखो फैराडे का लॉ पता होना चाहिए क्या है, ठीक है, इंडक्टेंस क्या होता है पता होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। और एक है आपका मैक्सवेल इक्वेशन, वो आपको पता होना चाहिए इसमें बस। तो देखो फैराडे का लॉ ऑफ इंडक्शन इज माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, ये आपको पता होना चाहिए विद डेफिनेशन फैराडे के लॉ की। इन फ्यूचर आ सकता है भाई, फैराडे का लॉ लिखो तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। उसका लेंस लॉ आपको पता होना चाहिए, लेंस लॉ क्या होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, ई इक्वल्स टू बी एल बी। अब देखो यहाँ पे लिखा है ई इक्वल्स टू बी एल बी, और नीचे लिखा है ई, और एक नीचे लिखा है ये वाला, ये इंड्यूस ये मोशनल ईएमएफ है, ये आपका इंड्यूस ईएमएफ है बी एल बी। यहाँ पे वेलोसिटी है और यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फिर आपके बात करते हैं इंडक्शन की। इंडक्शन दो तरह का होता है, एक होता है सेल्फ, एक होता है म्यूचुअल। एक जो अपने आप हो रहा है, दूसरा म्यूचुअल मतलब जो किसी की वजह से हो रहा है। सो जो अपने आप हो रहा है सेल्फ इंडक्शन, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है एन डी फाई बाई डी टी, फिर एल डी फाई बाई डी आई बाई डी टी। अगर आपको एंगुलर मोमेंटम दे देगी तो एल डी आई बाई डी टी, आई आपका करंट, डी टी आपका टाइम। और सोलेनॉइड में हम निकालेंगे म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, और एन स्क्वायर कुछ जगह मैं म्यू नॉट एन आई भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे जो ये छोटा है ना, ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और यहाँ पे जो बड़ा है ना, ये है नंबर ऑफ टर्न्स ओनली। ओके, और ये आपका है म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला फॉर्मूला, म्यू नॉट एन वन एन टू पाई आर वन स्क्वायर एल। अगर फाई टू मेरे को निकालना है मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंड वाली कॉइल में तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, और फर्स्ट वाली में तो ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। और ये आपका लास्ट है, आपका बैक ईएमएफ क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। तो आपको ये सब चीज़ें रिमेंबर रखनी है। ओके, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।